तो आपको लग रहा होगा कि सर एनिमल्स की बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन है, हमें तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा, बट प्लांट को क्यों चाहिए? प्लांट के अंदर तो बहुत सारी एक्टिविटी नहीं होती है। जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिल रहा है और उस एनर्जी से हमारी बॉडी का ग्रोथ कैसे हो रहा है। सर ऑटोट्रॉप्स क्या होगा? चलो आप डिपेंड नहीं हो, ठीक है, मम्मी किस पे डिपेंड है? खाना तो किससे मिलेगा, हमें फूड किससे बनेगा? अगर हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करें, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा सेल के अंदर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ गए। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम हमारे पास आते जा रहे हैं, हम लोग दिन काउंट कर रहे होंगे कि सर अभी हमारे पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। उसके लिए आप सब भी तैयार हो जाइए और अभी आप सीरियस हो जाइए। हम भी आपके साथ में हैं और हम हमारा जो बायो का सिलेबस है उसको आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से टाइम से कवर करेंगे। हम आपको एक एक चीजें आपको बताएंगे, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से डायग्राम आने वाले एग्जाम के अंदर, और इसके साथ साथ जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम साथ साथ में ही हम क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, पेपर का प्रैक्टिस भी करेंगे। जो प्रीवियस ईयर जो पुराने हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम विक्ट्री सॉर्ट के अंदर लाइव प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो न्यूट्रिशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे बोलते हैं कि न्यूट्रिशन हमने इसके पहले पढ़ा था कि लाइव प्रोसेस के अंदर सर न्यूट्रिशन क्या था, कि जिससे हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है और हम हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गन टिश्यू उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूट्रिशन में बात करेंगे कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता कैसे है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। वो सारे बच्चे सोच रहे होंगे अच्छा सर अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाता होगा, प्लांट्स में फूड कैसे मिलते होंगे उनको, क्योंकि फिर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि प्लांट बॉडी के अंदर सर तो उनके पास तो ऐसे ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास किडनी है, लीवर है, हार्ट है, और ये सारे ऑर्गन हमारी बॉडी में काम करते हैं, इसलिए हमें फूड चाहिए होगा, हमें न्यूट्रिशन चाहिए होगा। बट अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि सर एनिमल्स की बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन है, हमें तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा, बट प्लांट को क्यों चाहिए? प्लांट के अंदर तो बहुत सारी एक्टिविटी नहीं होती है, या प्लांट्स को अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनके पास क्या होगा। ठीक है, वो सारी चीजों को हम लोग आज देखने वाले हैं न्यूट्रिशन के इस टॉपिक में। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सर न्यूट्रिशन क्या होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें न्यूट्रिशन की, हम बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन इज हाउ ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। हम लोग यही बात करेंगे, देखो जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिल रहा है और उस एनर्जी से हमारी बॉडी का ग्रोथ कैसे हो रहा है। यानी कि ओवरऑल हमें क्या बात करना है कि हम जो फूड यूज करते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलता है और वो फूड हमारी बॉडी के लिए या फिर वो एनर्जी हमारी बॉडी को ग्रोथ, डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयरमेंट में कैसे हेल्प करता है उसकी बात करने वाले। ठीक है, अगर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास में यहाँ पर दो टाइप है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास में दो टाइप है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला हमारे पास में ऑटोट्रॉप्स और दूसरे हमारे पास में है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप्स क्या होता है और हेटेरोट्रॉप क्या होगा? देखिए दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और एक हमारे पास में होते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। सर ऑटोट्रॉप्स क्या होगा? देखो सिंपल सी चीज है एकदम कि ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो फूड के लिए किसी भी लिविंग बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के लिए किसी जो फूड के लिए किसी पे डिपेंड ही नहीं है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो फूड के लिए किसी भी लिविंग मटेरियल पे किसी भी लिविंग बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो कैसे है? ऑटोट्रॉप्स है। और जो फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। अच्छा कौन डिपेंड नहीं होगा? अगर आप लोग ऑटोट्रॉप्स हम लोग सर एग्जांपल के लिए अगर बोले तो हम प्लांट्स बोल सकते हैं। ये प्लांट कैसे होते हैं? जो प्लांट अपनी बॉडी में फूड के लिए किसी भी बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉप्स जो होंगे वो ऑटोट्रॉप्स यानी कि हेटेरोट्रॉप्स
जो कि ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट पे क्या होते हैं, फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑटोट्रॉफ्स में क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड केमिकल्स टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, केमिकल्स टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। एग्जांपल हमारे पास प्लांट हो गया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए। अब देखो ऑटोट्रॉफ्स में क्या हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। फोटो प्लांट क्या करता है, हमें पता होगा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके वो सनलाइट को यूज करते हैं, सोलर रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं सोलर लाइट को यूज करेंगे, CO2 को यूज करते हैं, और एटमॉस्फेयर से CO2 को यूज करते हैं, वाटर को यूज करेंगे, और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं जिसके अंदर प्लांट आएगा, ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से सोलर लाइट को यूज करते हैं, यानी कि सोलर रेडिएशन को यूज करते हैं। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर से CO2 को यूज करते हैं, ठीक है। और इनके प्लांट बॉडी के अंदर सॉइल होगा, सॉरी वाटर होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सब यूज करेंगे, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसके अंदर ये ग्लूकोज या शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में ऑटोट्रॉफ। सर हेटेरोट्रॉफ्स क्या होगा, देखिए हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत सारे बच्चे तुम बोल रहे होगे कि सर हमारे घर में तो ऐसा होता है कि हम भी फूड के लिए किसी ना किसी पे तो डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, खाना हमारे घर में तो मम्मी बनाती है, हम डिपेंड तो उनके ऊपर है, बट ये हेटेरोट्रॉफ्स में नहीं आता है, ठीक है। हमने क्या बोला, चलो आप डिपेंड नहीं हो, ठीक है, मम्मी किस पे डिपेंड है, खाना तो किससे मिलेगा हमें, फूड किससे बनेगा, हम वेजिटेबल्स यूज करेंगे, फ्रूट्स यूज करेंगे, हम तो यूज तो उसी को करने वाले हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे यानी कि ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो हम किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। अगर सर कल को हम लोग फोटोसिंथेसिस करने लग जाए तो हम क्या ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे, बिल्कुल हम ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे, बट हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे, आप बोलोगे कि सर हमारे पास तो सनलाइट भी हमें मिलता है, हमें तो एटमॉस्फेयर से CO2 भी, हमारी बॉडी के अंदर भी CO2 है, हमें वाटर भी हमारे बॉडी में होता है, बहुत सारा पानी है हमारे बॉडी के अंदर, बट हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास सनलाइट को ट्रैप करने के लिए जो पिगमेंट चाहिए होता है, वो पिगमेंट्स हमारे पास में नहीं होता है, इसलिए हम लोग सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाए, और सनलाइट ट्रैप नहीं होगा तो हम उस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में यानी कि ग्लूकोज शुगर में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो मतलब हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉफ्स में आ गया समझ में, हेटेरोट्रॉफ्स भी हमें आ गया समझ में। हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें क्या होगा, पहले से आ गया था समझ में, सर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। अब इसका मतलब ये नहीं सर खाना तो हम भी नहीं बना पाते, तो इसका मतलब हम ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे। यहाँ पे खाना बनाने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर हमारे घर में तो खाना मम्मी बनाती तो क्या हम उन पे डिपेंडेंट है, मतलब हम ऑटोट्रॉफ, वो ऑटोट्रॉफ्स मम्मी हो गए, हम हेटेरोट्रॉफ्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं, ये खुद से अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। आप इन भाई साहब को देखो, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आप देखो ये जो लायन है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, ये इनको ही खाते हैं, मतलब ये इन पे डिपेंडेंट है। आप लोग सर ये ऑटोट्रॉफ्स है क्या, नहीं ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये ग्रास पे डिपेंडेंट है, ये घास खाता है तो ग्रास पे डिपेंड है, ठीक है ना। ये जो है वो ग्रास पे डिपेंड है, और जो लायन है वो किस पे डिपेंड है, इन पे। तो एक तरीके से हम लोग आगे पढ़ते हैं, वो फूड चेन में आता है, पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है। तो यहां पर आ गया हमारे पास में हेटेरोट्रॉफ, जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो फूड के लिए किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर बोला मैंने, सर ये लायन हो गया, सर लायन जो है ये तो प्लांट्स पे डिपेंड नहीं है, बट ये तो इस पे तो डिपेंड है, बट ये तो क्या खाता है, ये तो ग्रास खाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो मीट खा लेते हैं, हम तो चिकन खाते हैं, तो हम तो अगर चिकन खाए तो क्या हम तो फिर प्लांट पे डिपेंड नहीं है, बट चिकन जिसको आप खाओगे वो किस पे डिपेंड है, सर वो तो इंसेक्ट खाता होगा, वो भी प्लांट पे डिपेंड नहीं है। इंसेक्ट क्या खाता होगा, वो तो ग्रास खाता होगा, प्लांट्स खाता होगा, प्लांट्स के पार्ट फ्रूट्स उसको तो खा रहा होगा, यानी कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होंगे, प्लांट्स में, ठीक है ना। तो हेटेरोट्राइब्स में देखो तीन टाइप आ गए हमारे पास में,
होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होगा, सैप्रोफिटिक होगा और हमारे पास में पैरासिटिक भी आ गया, यानी कि 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। सर होलोजोइक हम आगे पढ़ते क्या होता है, उसे हम लोग होलोजोइक में आते हैं, देख लेते एक बार आगे ही चल के। देखो यहाँ पर 3 टाइप का न्यूट्रिशन में दिख रहा है, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला हो गया हमारे पास में सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और होलोजोइक। बहुत ही इजी है और आपके ये एनसीईआरटी के अंदर देखो 2 चीजें हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमें सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए तो आपको और नोट्स भी साथ साथ में हमें सर लेक्चर देखने हैं एक बार, फिर हमें एक बार उसके अलग से नोट्स रेडी करने हैं, तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी आने वाला है और कुछ बच्चों को लगता है कि हम एक प्रॉपर नोट्स रेडी करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी से अलग हो और हम एक थोड़ा सा एनसीईआरटी को डिटेल में करके एक नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को ही नोट्स बना लो, आप उस बुक को लेकर के ही बैठो लेक्चर देखने के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीजें एनसीईआरटी का मिल रहा है आप उसके अंदर अंडरलाइन करो, वहां पर लिख करके रखो, और जो आपको एक्स्ट्रा चीजें आप नोट डाउन कर लो वहां पर, चाहे तो आप अपने बुक्स के अंदर रख लो या आपको स्टिकी नोट्स या कोई एक पेज आप डाल के रखो उस चैप्टर के अंदर, उसके ऊपर आप जो भी एक्स्ट्रा चीजें आप नोट्स कर लो, तो आपकी एनसीईआरटी ही आपका क्या हो जाएगा, आपका नोट्स हो जाएगा। और जो आपको हमेशा से डाउट रहता है ना कि बोर्ड एग्जाम से पहले हम एनसीईआरटी पढ़े या कोई हम प्रॉपर नोट्स लेकर डिटेल में पढ़े, तो आपका वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ही आपका नोट्स हो गया, जिसमें एनसीईआरटी का भी सिलेबस आ जाएगा और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा होती है, जो थियरी हमें एनसीईआरटी वाली समझ में नहीं आती, वो सारी चीजें भी आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम एक साथ सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है मस्त सोफे पे बैठ करके और वो वेफर लेकर के, नमकीन लेकर के, कॉफी लेकर के खाते पीते हुए मस्त लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनको समझ में कम आएगा। आपको प्रॉपर समझ में आएगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी लेकर के बैठना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखो न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है ना। अब आप ये नहीं सोचना कि खाते खाते सर हम पढ़ रहे हैं तो हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर समझ में आ रहा है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हम सोच भी रहे हैं हमारी बॉडी में जा कैसे रहा है और कैसे वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, ठीक है, वो भी सोच रहे होंगे, ठीक है। देखो टाइप में हम लोग आ जाते हैं। टाइप में हमारे पास 3 आ गया, सैप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोट्रोपिक में क्या आएगा, जो किस पे डिपेंड होता है, डेड प्लांट्स। सर हम लोग, आप बोलोगे सर हमने ऐसा देखा हुआ है कि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि रोड के किनारे, रोड के साइड में या कहीं पर ग्राउंड वगैरह में हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई एनिमल्स का डेथ हुआ है और वो डेड बॉडी उसकी वहीं पर पड़ी हुई है, ठीक है, बट वो बॉडी 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद हमें गायब हुआ दिखाई देता है, बचता है वहां पर केवल उसका बोन। तो बॉडी जाती कहां पे है, वो जो बॉडी उसको डीकंपोज हो रही है उसमें कौन काम करते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वो जो डेड बॉडी थी, वो डेड बॉडी अब एक टाइप का क्या हो गया है, न्यूट्रिशन। और वो किसका न्यूट्रिशन है, ईस्ट का, मशरूम का, या हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल जो डीकंपोजर्स हैं, ठीक है ना, ओवरऑल बोल सकते हैं हम यहाँ पर जो डीकंपोजर्स हैं, ठीक है। ये जो डीकंपोजर्स होते हैं इनके लिए क्या हो गए, वो ये फूड्स का काम हो गया। तो सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब, जैसे मैंने बोला कि ईस्ट किस टाइप का न्यूट्रिशन यूज करता है, तो ईस्ट सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को यूज करता है, यानी कि ईस्ट हमेशा डेड बॉडी को, डिकेइंग मैटर को, जो हमारे बोलते हैं ना घर से कूड़ा निकलता है, चाहे वेजिटेबल्स को, जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, उसके ना फ्रूट्स खा रहा है उसका कवर हो गया, या कोई वेजिटेबल्स हो गया उसके जो वेस्टेज हो गए, ठीक है ना, उन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टेज बोलते हैं। जो ग्रीन वेस्टेज होता है वो डेड होते हैं सब, तो उनको हम लोग बोलते हैं डेड प्लांट्स हो गया, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बॉडी हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इसको ईस्ट यूज करता है, मशरूम यूज करता है, और जो ये काम करते हैं उनको हम लोग ओवरऑल डीकंपोजर भी बोल सकते हैं। अच्छा पैरासिटिक क्या है, सर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी बॉडी पर डिपेंड है, ये भी। तो देखो जो सैप्रोट्रोपिक है ना वो डेड बॉडी पर डिपेंड होता है, बट जो पैरासिटिक होता है वो कैसा होगा, फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे बॉडी को खा रहा है, कैसे खा रहा है, कोई लिविंग बॉडी, जैसे मान लो आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो आपकी बॉडी में अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, यानी कि वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के सेल को, आपके टिश्यू को खा रहा है, तो किस टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो लिविंग बॉडी पे ग्रो करेगा, लिविंग बॉडी को एज ए फूड यूज करेगा, वो पैरासिटिक हो गया, और जो डेड बॉडी को यूज करेगा वो सैप्रोट्रोपिक हो गया। अच्छा होलोजोइक पे आते हैं हम लोग। होलोजोइक क्या है, देखो इसमें ह्यूमन आ जाएगा और अमीबा आ जाएगा। ह्यूमन और अमीबा हम दोनों किस में आते हैं,
होलोजोइक में, यानी कि इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो डाइजेशन होता है वो बिल्कुल अलग टाइप का होगा। हम अलग अलग टाइप के फूड यूज करते हैं, वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम काम करते हैं, फूड का प्रॉपर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हमारी बॉडी में मैकेनिज्म अलग होता है। तो होलोजोइक में क्या आ जाएगा, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को यूज करते हैं और उनके बॉडी में डाइजेशन होता है। तो होलोजोइक में ह्यूमंस आ गए और अमीबा आ गए। ठीक है, हमारे पास ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन हो गए। देखो चलो यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है। अगर हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करें, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा सेल के अंदर, यूनिसेलुलर का मतलब जो बॉडी सिंगल सेल है, जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, जैसे यहाँ पर आपने दिया हुआ है ये अमीबा, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम की अगर हम लोग बात करें तो देखो अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही कैसे बने, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये इनकी पूरी बॉडी है, ये इनकी पूरी बॉडी है, आप इनको पूरी बॉडी भी बोल सकते हो, और ये इनका पूरा एक सेल ही है, मतलब एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय देयर एंटायर सरफेस। ठीक है, आप क्या करते हो, आप पूरी बॉडी से खाना खाते हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, हम ह्यूमन की बात करें, अच्छा प्लांट्स फूड कैसे बनाता है, आप बोलो सर वो तो फोटोसिंथेसिस करता है, वो तो ऑटोट्रॉप्स में आता है, हम उसको साइड करते हैं। ह्यूमन की बात करें हम लोग, हमारे बॉडी में फूड कैसे, सर हमारी बॉडी में तो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी में पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक बना हुआ है जिससे हम फूड को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर हम लोग यही चीज यूनिसेलुलर में बात करें, बेचारे के पास एक ही तो सेल है, और उसमें वो कहां से डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट, लीवर, वो सब चीजें तो इनके अंदर पॉसिबल ही नहीं ना, इनके पास तो एक ही बॉडी है, यानी कि इनकी पूरी बॉडी फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो फूड कैप्चर करना हुआ, उसको डाइजेस्ट करना हुआ, सारा काम इनकी बॉडी अकेले करेगी। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और कैप्चर करने के लिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करें, इंक्रीज स्पेशलाइज्ड पार्ट्स आर फॉर्म टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखते हैं यहाँ पर अमीबा का हम लोग डाइजेशन देखेंगे, अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन यूज करेंगे, और पैरामीशियम का भी हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, अमीबा कैप्चर फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। सीधा सा आपको याद रखना, देखो ये हमारे पास यहाँ पर अमीबा दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा, ये अमीबा के पास में देखो इस तरीके से ऐसे सीडो, पहले तो याद रखना अमीबा फूड को कैप्चर करने के लिए क्या करता है, वो उसके पास में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, और उसके थ्रू वो मूवमेंट करता है और फूड को कैप्चर करता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पर कोई उसको फूड दिखाई दिया, इसके पास में इस तरह से ऐसे ये बने होंगे, अब क्या होगा, ये फूड को दिखा इनको, इन्होंने फूड को एक फूड वैक्यूल्स बनाया, फूड को कैप्चर किया गया, थोड़े टाइम के बाद ये क्या होंगे, इस तरीके से पैक हो जाएगा और फूड आ गया मान लो यहाँ पर अंदर। अब इसको यहाँ पर डाइजेस्ट करेंगे, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो उस डाइजेशन में फूड के अंदर यूजफुल मटेरियल, जो काम की चीजें मिलेगी, वो उसको यहाँ से वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और जो फूड का वेस्टेज बचेगा वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। आपको पता है आप जो भी खाते हो उसमें से सारा का सारा वो यूजफुल नहीं होता, सब जितना आप फूड यूज करते हो वो पूरी की पूरी एनर्जी उससे नहीं मिलता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे वेस्टेज भी होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, इनको अमीबा को फूड दिखा, सीडोपोडिया के थ्रू इन्होंने मूवमेंट किया, फूड को कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद उस फूड वैक्यूल्स के अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जहां पर इन्होंने फूड को डाइजेस्ट किया, और डाइजेस्ट होने के बाद जो यूजफुल चीजें थी, मतलब जो काम की चीजें थी, वो वापस से चला गया साइटोप्लाज्म में, और जो वेस्टेज था उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया अमीबा की, इस पूरे में यही लिखा हुआ है। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम की बॉडी पे अगर आप देखोगे, यहां पर आपको ऐसे सीलिया दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना, ऐसे आप देखो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। तो इनका जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, पैरामीशियम टेक फूड इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होता है, इनकी बॉडी पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम सीलिया बोलते हैं, ये सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं और फूड को कैप्चर करते हैं। देखो इनके पास भी फूड वैक्यूल्स होता है, और यहाँ पर भी इनके भी पास में फूड वैक्यूल्स
होता है, ठीक है ना। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमने उसके दो एग्जांपल देखे, एक हमने अमीबा का, एक पैरामीशियम का। इनके पास में फूड वैक्यूल्स होगा जिसके थ्रू ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो हमें इनका तो समझ में आ गया, आगे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग हमारी बात करने वाले हैं कि देखो दोनों चीजें आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा सर हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे जा रहा होगा। सर माउथ में गया, वहां से हमारे इसोफेगस में गया, स्टमक में गया, स्टमक में फूड का क्या हो रहा होगा, कैसे डाइजेस्ट हुआ। फिर आप बोलोगे सर ऐसा बोला जाता है कि इस फूड में ये विटामिन है, इसमें ये प्रोटीन है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ऐसा बोला जाता है कि जो हम लोग रोटी खाते हैं, जो गेहूं की रोटी खाते हैं, उसके अंदर हमें बोला जाता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप बोलोगे हमें तो आज तक कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, कि आपको दिखा कभी कार्बोहाइड्रेट रोटी के अंदर? ऐसा तो नहीं दिखता है। हमारी बॉडी को कैसे दिखता है? मतलब हमारी बॉडी में हमने रोटी खाया, हमारी बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट को अलग और वेस्टेज को अलग कैसे किया जा रहा होगा, वो चीजें हम आगे सीखने वाले हैं। दूसरी चीज, सर प्लांट के पास तो कुछ नहीं है ऐसा, बट प्लांट अपना फूड कैसे बना रहे हैं? हमारी बॉडी का तो 5 फीट से ग्रोथ होने में इतना सब कुछ खाना पड़ता है, इतने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, बट प्लांट तो 40 फीट, 30 फीट, 20 फीट के होते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांचेस है, उनके पास लीफ है, फ्लावर भी निकल रहा है, फ्रूटिंग भी हो रहा है, उनकी सेल भी डिवाइड कर रही है, उनको भी तो एनर्जी लग रहा है, बट उनको खाना कहां से मिल रहा है? हम लोग प्लांट्स के अंदर एक टाइम तक क्या होता है, लोग उनको उसको पानी देते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एटमॉस्फेयर से सनलाइट ट्रैप कर रहा है, ऊपर एटमॉस्फेयर से उसने CO2 भी कैप्चर किया, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया और खुद ही सारा काम कर रहा है, खुद ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कैसे करता होगा, कैसे ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, वही सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले देखो हमने जो अभी पढ़ा ना, हमने यूनिसेलुलर का, हम लोग एक प्रैक्टिस के लिए क्या पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, एक्सिबिटेड बाय अमीबा। पहले तो हमको आपको ये बताना है कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन, ठीक है ना। क्या बोलोगे आप? वो आपको पता है कि सर अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा, हमने लास्ट में पढ़ा था होलोजोइक टाइप का होगा, जो ह्यूमन के अंदर भी होता है और अमीबा में। तो पहला तो हमारा हो गया अमीबा एक्सिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, पहला हो गया। एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चलो ये तो होलो टाइप का न्यूट्रिशन यूज करेगा, ये आ गया समझ में। फूड कैसे पकड़ता है, कैसे करता है, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, वो हमने हमने एक्सप्लेन करने के लिए, आप ऐसा नहीं है कि हमने इसको ऐसा लिखा है कि आपको हम बता पाए, समझाए, बस इसके लिए यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको सेम टू सेम रट के जाना है और एग्जाम में छाप के आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है ना कि अमीबा का फूड कैसे कैप्चर करता है, अभी हमने सीखा है क्या करता है। आप बोलोगे सर अमीबा के पास में फूड वैक्यूल्स होता है, उसके पास में स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू वो मूवमेंट करता है और फूड को कैप्चर करता है। फूड को जैसे कैप्चर करेगा, फूड कहां पे चला जाएगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर जाएगा, और फूड वैक्यूल्स के अंदर जैसे फूड जाएगा उसको वहां पे डाइजेस्ट किया जाएगा। डाइजेस्ट करने के बाद दो चीजें मिलेगी, कौन सा, एक जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा या फूड का वेस्टेज होगा वो, और दूसरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जो काम की चीजें, जो न्यूट्रिशन है वो कहां पे चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में, और जो वेस्टेज होगा उसको हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा सर साइटोप्लाज्म में क्यों डालना है, वो तो उनके बॉडी में जाएगा ना। अरे भाई साहब इनकी बॉडी ही कैसी, ये तो क्या अमीबा है, इनकी तो बॉडी क्या एक ही सेल से बनी है ना, तो इनके पास क्या मिलेगा। अब इसके पास स्टमक, लीवर, किडनी थोड़ी है, इनका फूड जो काम की थी, मान लो ये फूड वैक्यूल्स हो गया, यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, काम की चीजें बॉडी में चला गया साइटोप्लाज्म में, और वेस्टेज कहां पे चला गया, बाहर, ठीक है ना। तो पहला हमारा हो गया कि न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक टाइप का। दूसरा अगर आपको लिखना हो तो आप इतना सब कुछ देख सकते हैं, इनके पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जो फूड को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म, एंजाइम्स आर सीक्रेटेड व्हिच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है ना। जो फूड वैक्यूल्स होता है उसमें जैसे फूड जाएगा वहां पे कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और वो एंजाइम उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करेंगे और उसको सिंपल सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देंगे। क्या होता है सर कॉम्प्लेक्स फूड और क्या होता है सिंपल फूड। आपके घर में आपने बोला ना कि आपको कोई आप कुछ भी, आप जो भी चीजें खा रहे हो, आपको मान लो एक रोटी मिला, आपने पूरी रोटी को 5-6 पीस में तोड़ा और खा गया, जो रोटी है ना वो कॉम्प्लेक्स फूड है। या आप सिंपल चीजों को क्या बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल चीजों को आप लोग क्या बोल सकते हो, जो फूड के लार्ज पार्टिकल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉम्प्लेक्स, और जो फूड के स्मॉल पार्टिकल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल। देखो अगर आपको ऐसा लगे कि सर हमें ये चीजें नोट डाउन भी करना है, देखो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट अगर आपको ऐसा लगे कि सर हमें यही लिखना है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अभी बंद हुआ कि पहले से चालू हुआ? बंद करो वापस से चालू हुआ। वापस चलिए, ये नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं है, सब कुछ देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद देखो जो काम की चीजें थी वो उनके बॉडी में यानी कि साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और जो वेस्टेज होगा बॉडी से बाहर किसके थ्रू जाएगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है, सिंपल सी चीज है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने हायर ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट पे मूव करेगा, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। हमने 9th में पढ़ा होगा, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। ये तो आपको आ गया पूरा समझ में। एक और हम लोग 2 एमसीक्यू देख लेते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक किसके अंदर आएगा, मशरूम में। आपको पता है सर मैंगो ट्री तो ऑटोट्रॉप्स हो गया, ये तो मल्टीसेलुलर में आएगा। हमारे पास बचा पैरा अमीबा, पैरामीशियम, और ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, मशरूम के अंदर किस में आएगा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ये यूज करते हैं, ठीक है ना। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब समझते हो ना, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को यूज करते हैं, हमने पहले पढ़ा। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब समझते हो ना, जो दूसरे की बॉडी पे डिपेंड, मतलब किसी भी लिविंग बॉडी को एज ए फूड यूज करते हैं। हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया का, वायरस का, तो वो हमारी बॉडी के सेल को खा रहा है। तो पैरासिटिक का मतलब क्या बोलते हैं, जो लिविंग बॉडी पे डिपेंड होता है फूड के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, अमीबा की बात करें हम, एल्गी अलग हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग बोल देंगे कुस्कुटा के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया कि हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और साथ साथ में हम एमसीक्यू भी किस टाइप का आ सकते हैं वो भी देख रहे हैं, और हम थियरी भी कर रहे हैं। डिफरेंट बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। चलो इसको हम छोड़ते हैं, यहां से आप हम लोग देख लेते हैं अमीबा के अंदर, अमीबा लोकोमोशन कैसे करेगा, किसके थ्रू करेगा, अमीबा के अगर हम लोग लोकोमोशन की बात करें तो इनके पास में क्या होगा, सीडोपोडिया, और पैरामोशियम की बात करें तो पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया होगा, यानी कि सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग सॉरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दोनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या आएगा, अमीबा और पैरामीशियम के अंदर दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे आएगा दोनों का सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम अमीबा की बात करें कैसा होगा, होलोजोइक। ये क्या करता है, टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन, हमने पहले पढ़ रखा वही सेम लाइन है, ठीक है ना। सीडोपोडिया के थ्रू यूज करते हैं, लोकोमोशन भी इसी सीडोपोडिया के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक होगा, और इसके पास में क्या होता है, इनके सीलिया के थ्रू फूड को कैप्चर करते हैं, और लोकोमोशन भी किसके थ्रू करेंगे, ये सीलिया के थ्रू, ठीक है ना। तो ये हमने आपको प्रैक्टिस के लिए केवल करवाया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा सेम टू सेम ऐसे यहाँ से छाप के जाना है, यहाँ से कॉपी करना है, एग्जाम में पेश कर देना है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपको ये टॉपिक समझ में आ जा रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है कि सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें होलोजोइक होता है, और लोकोमोशन अमीबा में सीडोपोडिया के थ्रू होगा, और पैरामीशियम के अंदर सीलिया के थ्रू होगा। तो एकदम क्लियर है ये चीजें, ठीक है। अभी देखिए ध्यान देना है, अब तो अभी तक तो हमारा जो था वो बहुत इजी लग रहा होगा, थोड़ा फोटोसिंथेसिस हमें समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो भी आपको चाय पानी करना है, पानी वानी पी करके बैठ जाओ शांति से, और अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे फोटोसिंथेसिस के ऊपर कि क्या होता है। देखो हमें समझना तो यही है ना कि सर एक्चुअल में पता तो ये तो हमें चलता ही नहीं है कि प्लांट बॉडी फूड अपना कैसे बना रहे होंगे, ठीक है। उनके पास तो कुछ है भी नहीं, कोई सोर्स भी नहीं है, तो फूड बना कैसे रहे वो प्लांट बॉडी, हम उसी की बात करते हैं। पहली बात सबसे जरूरी प्लांट्स के बारे में आप ये याद रखना, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना, किसके अंदर होगा, तो प्लांट के अंदर होगा, ठीक है। और सर और कहीं पे हो सकता है क्या फोटोसिंथेसिस, देखो प्लांट्स के अंदर भी होगा, और कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जैसे साइनोबैक्टीरिया बीजी वगैरह हो गया, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि बट जो एक तो देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा, जो लाइट के प्रेजेंस में फूड को सिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। अगर वो फूड का सिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में ना करके केमिकल के प्रेजेंस में करे तो
कीमोट्रॉपिक बोलते हैं उसको, ठीक है, हम अलग अलग देखें, बट हमारे में जो है अभी हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये फूड को सिंथेसाइज करेंगे। वो कौन होते हैं? प्लांट, ठीक है ना। करते कैसे हैं, क्या करने वाले, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, देखो यहां पर एक पॉइंट्स लिखा ना, ग्रीन प्लांट्स, हम आपको एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन आपने रीड कर दिया, ऐसा नहीं, आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, टाइम लगेगा, बट चीजें आपको 100% क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ग्रीन प्लांट से क्यों होगा? सर अगर प्लांट्स का ग्रीन पार्ट नहीं हो तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि प्लांट सनलाइट को ट्रैप करता है। आप सोचो कि वही चीज तो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला हुआ था। हम लोगों ने क्या बात किया था कि सर हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं है। प्लांट्स के पास वही तो है, क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। इसीलिए तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। बाकी एटमॉस्फेयर में तो हम भी हैं, हमें भी तो सनलाइट मिलता है, हमें भी CO2 मिलता है, हमारे बॉडी के अंदर भी वाटर है। हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास में क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं है। तो प्लांट बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहां पे होगा? प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट है वहां पर ही होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि फोटोसिंथेसिस सर कहां पर होगा? जो ग्रीन प्लांट होंगे वहां पर पिगमेंट्स होगा जो लाइट को ट्रैप करेंगे, और वो क्या करते हैं? ऑन फूड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या यूज करेंगे? CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक हम लोग बोल सकते हैं सोलर लाइट भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन है, सोलर लाइट है, इसको भी ये यूज करेंगे। आगे देखना, बाय यूजिंग, किसको यूज करेंगे? सनलाइट एनर्जी जो सन से आ रही है, एंड द इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यही तो है, क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। सीधी सीधी सी बात हो गई। तो जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, सनलाइट को यूज करेंगे, और क्लोरोफिल पिगमेंट्स के प्रेजेंट में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखना, पिगमेंट्स में ग्रीन पार्ट्स में क्या मिलेगा आपको? ग्रीन पार्ट ही क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? क्या अगर प्लांट्स का ग्रीन पार्ट नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं होगा। तो एक तो ये पार्ट हो गया। अगर सर प्लांट्स को CO2 नहीं मिले, ठीक है, वाटर मिले, इसको सनलाइट मिले, CO2 नहीं मिले, तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं करेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे। वाटर के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा? अगर वाटर नहीं है तो भी नहीं करेगा। सर अगर पिगमेंट्स क्लोरोफिल नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? देखो, पिगमेंट्स ऐसा नहीं है एक ही टाइप का होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट्स ही नहीं होता प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। बट पिगमेंट होना ही चाहिए जो सनलाइट को ट्रैप कर पाए, ठीक है ना। अगर हम अकेले क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। आप 11th क्लास के अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको वहां पर क्लियर होगा कि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे टाइप के पिगमेंट्स यूज होते हैं। क्लोरोफिल के अलावा और भी दूसरे भी पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटेनॉइड्स हो गया, फाइकोबिलिन्स हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। बट पिगमेंट होना चाहिए जो लाइट को ट्रैप कर पाए। सर अगर सनलाइट नहीं आए तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आगे हम एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे इसका। तो सनलाइट भी जरूरी होगा, CO2 भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और हमें पिगमेंट भी चाहिए होता है जो लाइट को ट्रैप कर पाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा सर, सनलाइट जो आता है प्लांट्स के ऊपर पड़ रहा है, क्या पूरी की पूरी लाइट को प्लांट ट्रैप कर पाता है? देखो, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग आगे 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप बायो लेते हो तो आप 12th क्लास के अंदर हमें मिलता है, हम लोग एक रूल पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि हम कोई भी एनर्जी का जब ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है तो केवल 10% होता है। यहां पर देखो, सनलाइट से जो एनर्जी लीफ को मिलेगी ना, वो कितना मिलेगा? आप याद रखना, केवल 3 to 10% ही मिलेगा, ठीक है ना। कितना? 3 to 10% एनर्जी। सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो 50% एनर्जी ऐसा होता है जिसको प्लांट यूज कर सकता है, बट प्लांट यूज कितना कर पाएगा उसको हम लोग पार बोलते हैं, और कितना होगा ये? 3 to 10% के आसपास होता है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट आप याद रखना। आगे देखो, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या चाहिए? पहले तो याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर लाइट मतलब सनलाइट,
CO2, वाटर, तीनों ही जरूरी होता है। इसमें से अगर कोई भी एक एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए होगा, CO2, H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होगा, हम यहाँ पर देखो क्या क्या बनेगा, कितने मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 6 मॉलिक्यूल CO2 के और 12 मॉलिक्यूल्स H2O के, हमें सनलाइट चाहिए होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए होगा। इन सबके प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनेगा, 6 H2O बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि प्लांट, इसीलिए आज समझ में आ रहा होगा सर, अच्छा इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट्स लगाने से हमें फायदा है। प्लांट लगाने से हमें क्या फायदा हो रहा है कि प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है उसको यूज करता है, उसका फिक्सेशन करेगा। और प्लांट जब भी CO2 को यूज करेगा फोटोसिंथेसिस में, तो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। प्लांट्स, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन कहां से रिलीज होता है, देखो हम अगर सिंपल से थोड़ा सा अगर आप टाइम दो, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि प्लांट्स में देखो प्रॉपर क्या हो रहा है, प्लांट्स की लीफ पे सनलाइट पड़ी, जैसे लाइट पड़ती है वहां पे क्या होगा, जो पिगमेंट्स है वो लाइट को ट्रैप किया, और जैसे सनलाइट ट्रैप होती है तो वहां पर वाटर स्प्लिटिंग होता है। वाटर स्प्लिटिंग में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, और जैसे वाटर टूटता है तो H+ अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट को क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये H2 हो गया, इसको ब्रेक हुआ तो H+ अलग हो गया और O2 यहाँ पर अलग हो गया। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, H+ चाहिए, तो H+ को यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर प्लांट से बाहर एटमॉस्फेयर में निकल आता है। तो यहाँ पर देखो ये कि 6 मॉलिक्यूल CO2 का फिक्सेशन किया, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर का यूज किया, तो एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बन गए, जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिटर्न आ गए, तो यूज कितना हुआ, 6 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स किसके बन गए, ऑक्सीजन का, जो एटमॉस्फेयर के अंदर एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। हमें ये समझ आ गया। चलो अब हमें प्रॉपर हो गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि प्लांट किसको किसको यूज करता है अपना शुगर या ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है ना। जब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, CO2 को यूज करेगा और ऑक्सीजन वहां से एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा। आप बोलोगे अच्छा सर प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेता होगा, प्लांट ऑक्सीजन यूज करता है। प्लांट CO2 को यूज करेगा फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। प्लांट जब रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन को यूज करेगा और वहां से CO2 रिलीज होता है। आपको ये चीज भी याद रखना है, प्लांट CO2 को भी यूज करता है, ऑक्सीजन को भी यूज करता है, ठीक है ना। आगे कुछ यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स, यानी कि जो शुगर बना है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो बाद में प्लांट्स बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है ना। मान लो कि प्लांट ने फूड बनाया और फूड बनाने से ग्लूकोज उसके बॉडी में बना, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है और फोटोसिंथेसिस से उसने शुगर फॉर्म किया, ग्लूकोज बनाया, तो क्या उस ग्लूकोज को सर तुरंत यूज करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर प्लांट को ग्लूकोज की नीड है तो उसको यूटिलाइज करेगा, और अगर नीड नहीं है तो प्लांट उस ग्लूकोज को स्टोर करेगा अपने स्टेम के अंदर और रूट में स्टोर कर लेगा। सर क्या ग्लूकोज को डायरेक्ट स्टोर करेगा, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। यानी कि प्लांट बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, ठीक है ना। स्टोर कर लेगा। इट सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्वर, ठीक है ना। जब भी प्लांट्स को नीड होगी तो उसको यूज करेगा। एनर्जी डिराइव फ्रॉम ब्लड इज स्टोर्ड एज ए ग्लाइकोजन, आपको पता है ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है। जैसे प्लांट बॉडी में अगर ग्लूकोज ज्यादा बन गया तो उसके लीफ, उसके स्टेम में और रूट में स्टोर्ड हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। वैसे ही अगर हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज होता है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और हमारे मसल्स, लीवर सेल के अंदर भी स्टोर हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज होगा ग्लूकोज का, और प्लांट बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट में सर स्टार्च ग्लूकोज कहां से आया, फोटोसिंथेसिस से। हमारी बॉडी में कहां से आता है, हमारी डाइट के थ्रू, ठीक है ना, जो हम खाते हैं। अभी नहीं बोलना सर हमने तो कभी ग्लूकोज नहीं खाया, ठीक है ना, फिर भी मिल रहा है। जो हमारा फूड होता है, जो हमारी डाइट होती है, उसके अंदर ग्लूकोज होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हम लोग बात करते हैं
यहाँ पर एक लीफ का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमें प्रूव करना है, क्या अगर प्लांट्स को CO2 नहीं मिले तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा बिना CO2 का। तो वो चीज हम लोग देखते हैं कि प्लांट विदाउट CO2 क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है या नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अपने ऐसा सिंपल सी चीज देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ लीफ बिफोर स्टार्च टेस्ट और यहाँ पर इसका आफ्टर स्टार्च टेस्ट। क्या करते हैं, प्लांट्स की ये कोई यहाँ पर लीफ हो गया, ठीक है ना। इस लीफ को इन्होंने यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये लीफ हो गया, इसमें क्या करता है कि हमने इतने पार्ट्स को, लीफ के इतने पार्ट को कवर कर दिया। सिंपल सा देखो एक्सपेरिमेंट है, हमने लीफ के इतने पार्ट्स को कवर कर दिया। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, KOH, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। हमने KOH लगा दिया जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको यहाँ पर सोलर लाइट भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे CO2 भी, पूरे लीफ को CO2 भी जा रहा है, इसके अंदर वाटर भी है। अब बोलो सर इतना ही चीज तो चाहिए होता है हमें, हमें सनलाइट चाहिए था मिल रहा है इसको, हमें CO2 चाहिए था मिल रहा है इसको, हमें वाटर चाहिए था वो भी मिल रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, पूरे लीफ को सब कुछ तो मिल रहा है, बट हमने इस जितने लीफ के पार्ट्स को कवर किया है यहाँ पर क्या है, KOH है। और ये KOH क्या करता है, जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि जितने हमने लीफ के पार्ट्स को कवर किया है उसको भी सब कुछ मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, बट जिसको कवर किया है उस वाले पार्ट्स को CO2 नहीं मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, इसको सनलाइट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, CO2 भी जा रहा है, बट CO2 को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इतने पार्ट को CO2 नहीं मिला, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद इस एक्सपेरिमेंट्स को जब स्टार्ट किया गया, थोड़ी देर के बाद आप 25, 35 या 1 आवर 2 आवर्स के बाद आप इसको हटाओ यहाँ से और इस लीफ का टेस्ट करो। क्या स्टार्च टेस्ट अगर करोगे या स्टार्च का टेस्ट किया गया तो हमें क्या पता चला, लीफ का वो पार्ट जो कवर्ड था वहां पर स्टार्च टेस्ट में नेगेटिव आया और जो पार्ट कवर नहीं था वो स्टार्च टेस्ट में पॉजिटिव आया। यानी कि ये चीज प्रूफ हो गया कि अगर CO2 का एब्सेंस होगा, CO2 नहीं होगा तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर प्रूफ किया गया, ठीक है। आप इसके अंदर यहाँ से एक्सपेरिमेंट को लिख भी सकते हो, आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो हमने यहाँ पर हम लोग देखो फोटोसिंथेसिस के हम एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सर बहुत अच्छे से पता है ये हमें, ठीक है ना, मैं बताना नहीं है और अंदर से एनर्जी दिखाओ आप, ठीक है। आपको ये कहां पर दिखाना है, आपके एग्जाम के अंदर अगर पूछा गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस तो आपको आपकी एनर्जी वहां पे दिखाना है, ठीक है। कि फोटोसिंथेसिस क्या हमने बहुत प्रॉपर तरीके से कराया हुआ, आपको आना चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, हमें पता चल गया कि सर प्लांट सनलाइट को, सोलर लाइट को और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक CO2 को, वाटर को यूज करता है और शुगर फॉर्म करता है, ग्लूकोज बनाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। बहुत सिंपल है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल्स एंड द ऑर्गन वेयर इट occurs, explain the process using the balance equation and state the source of the ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना। आपको सारा सब कुछ पता ही है यहाँ पर, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस में हमने ये सारी चीजें, अब देखो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दे रहा है आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ रखा है तो हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कि हमने क्या किया है, हमने KOH तो उसको कवर किया और कवर करने के बाद हमें ये चीजें पता चली है कि जो कवर्ड पार्ट था वहां पे CO2 एब्सेंट था और CO2 के एब्सेंस में क्या हुआ कि वो पार्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा, जबकि वहां पर वाटर और सनलाइट था उसके बाद भी वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं हुआ, वहां पर शुगर फॉर्म नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग पूरे डाइजेशन की बात करें कि सर हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे जाता है, बॉडी में किसके थ्रू जा रहा है, कहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सारी चीजें मैं आपको ऐसे अगर एक्सप्लेन करूं तो देखो आपने जो फूड यूज किया आपके माउथ के अंदर गया, माउथ से वो आपके कहां पर एंटर करेगा, आपके ईसोफेगस में जाएगा जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, और ईसोफेगस के अंदर जाने के बाद वहां से स्टमक यानी कि हमारे पेट में जाएगा और स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे अप्रोक्स 70 to 80% और अप्रोक्स 5 to 6 आवर्स तक
फूड हमारे स्टमक के अंदर टेम्पररी डिपॉजिट होता है जहां पे उसका डाइजेशन चल रहा होता है। अब डाइजेशन 70-80% हो गया, उसके बाद वो फूड एंटर होगा स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर फूड का डाइजेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि वहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। यानी कि फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहां पे हुआ, हो तो जाता है माउथ से, माउथ में हुआ, वहां से इसोफेगस में गया, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला गया और स्टमक में उसका 70-80% डाइजेशन हुआ। इसके बाद वो फूड स्टमक से पास हो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल और पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि फूड का कंप्लीटली उसको डाइजेस्ट कर देंगे। यानी कि फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। फिर वहां से जो यूजफुल मटेरियल होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे ब्लड में आएगा, ब्लड से हमारे लीवर में जाएगा, लीवर में प्यूरिफाई होगा, फिर वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रेक्टम होता है जहां पे डिपॉजिट होगा और एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये हमारा होता है पूरा डाइजेशन। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, देखते हैं एक बार इसको। पहला दिया हुआ है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। सर पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगा, देखो ये हो गया आपका इसोफेगस और ये हो गया आपका स्टमक, ठीक है। ये जो इसोफेगस हो गया, यहाँ पर जो फूड आते हैं वो फूड इजिली इसोफेगस से स्टमक तक पहुंच जाए, उसके लिए इसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है इस टाइप का। इस टाइप का मूवमेंट का मतलब ऐसा नहीं सर नागिन बन जाता है वहां पे, मूवमेंट कैसा होता है, एक बार जैसे ये पूरे ट्यूब हो गया, ऊपर से कांटेक्ट किया, फिर फूड यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, रिलैक्स किया, कांटेक्ट किया, रिलैक्स किया, इस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता रहेगा, जिससे कि फूड इसोफेगस से हमारे स्टमक तक आसानी से पास हो जाए। कई बार होता है ना, हम लेट के खा रहे हैं तो भी हमारे स्टमक में जाता है, हम खड़े होके खा रहे हैं तो भी हमारे स्टमक में जा रहा है, हम बैठ के खाते हैं तो भी हमारे स्टमक में जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हमारे पास मिलेगा स्टमक। स्टमक के अंदर एक ग्लैंड्स होगा जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना। ग्लैंड जानते हो ना, जहां से कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यहाँ से क्या सिक्रीट क्या होता है, देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है, एक तो HCl हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पेप्सिन, और एक हम यहाँ पर और याद रखते हैं म्यूकस, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ से सिक्रीट होगी। सर काम क्या है, देखो पहले HCl की बात करें, बहुत ही खतरनाक है ये। HCl क्या करता है, जैसे आप जो फूड यूज करते हो या जो फूड यहाँ से ये स्टमक के अंदर आया हुआ है, तो ये आपने हो सकता है ऐसा खाने के साथ साथ में अगर प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन नहीं हुआ होगा, या आप रोड साइड से आप कुछ भी खाए होगे, तो उसके अंदर हो सकता है कई बार कि हमारे फूड में कोई पैथोजन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल सेल हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरे फूड के साथ में यहाँ पर क्या होगा, जैसे स्टमक के अंदर फूड आएगा, तो आप याद रखना स्टमक के अंदर फूड में भी एक मूवमेंट होता है जिसको हम कर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, और उस मूवमेंट के थ्रू आपके पूरे फूड में HCl अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जैसे ही फूड में HCl मिक्स होगा और अगर उस फूड में कोई बैक्टीरियल सेल हुआ, वो HCl के कांटेक्ट में आया तो मारा जाएगा। मतलब खतरनाक इसीलिए बोला कि अगर कोई बैक्टीरियल सेल, कोई भी फॉरेन सेल, कोई भी पैथोजेनिक सेल जो आपको बीमार कर सकता है, अगर वो बैक्टीरिया के, अगर वो HCl के कांटेक्ट में आएगा तो HCl उस सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि है क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और दूसरा काम क्या करता है, जैसे पेप्सिन हो गया, ऐसे बहुत सारे एंजाइम आपके स्टमक में होते हैं जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, तो उन सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम किसका होता है, HCl का। तो HCl के दो इंपॉर्टेंट काम हो गए सर, एक तो पैथोजन को मारेगा, बैक्टीरियल सेल को किल करेगा, और दूसरा काम ये हो गया कि किसी भी इनएक्टिवेटेड एंजाइम को ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना, जिससे कि वो फंक्शनल हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग आते हैं कि सर देखो एक चीज तो ये भी है कि जो म्यूकस है, सॉरी ये जो HCl है, ये HCl अगर बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करता है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लो कि ये HCl है, दिख रहा होगा ये HCl है, अगर ये HCl हमारी वॉल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हमारी सर स्टमक की वॉल को डैमेज नहीं करेगा, डरता है उससे, डरता उड़ता कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होगी, यानी कि पूरे स्टमक के अंदर, ठीक है,
पूरे ही स्टमक के अंदर यहाँ पर इस तरीके से एक म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाएगी और जैसे ही HCl इस म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा HCl का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो देखो हमें आ गया पेरिस्टालसिस मूवमेंट, सर इसोफेगस में होगा जिससे कि फूड यहाँ पे स्टमक में पहुंचे। गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl होगा, क्रिएट एसिटिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन किल बैक्टीरिया एंड जर्म, बैक्टीरिया जर्म को किल करेगा और इनएक्टिवेटेड एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और पेप्सिन का काम क्या होगा, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, यानी कि फूड के अंदर जो भी प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होगा, पेप्सिन का। सर म्यूकस आ गया है तो समझ में हमें कि म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारी इंटेस्टाइन की वॉल को। अगर HCl डायरेक्ट हमारे स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में आएगा तो हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है, इसलिए पूरे स्टमक के ऊपर क्या मिलेगा, एक म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा फूड कहां में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर क्या होगा, डाइजेशन जो होता है ये याद रखेंगे हम लोग, डाइजेशन कंप्लीट तो यहीं पर ही होगा, ठीक है ना। डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। सर यहां पर ही डाइजेशन क्यों कंप्लीट हो रहा है, स्टमक में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल और पैनक्रियाटिक जूस यहां पर प्रेजेंट होता है, इसलिए फूड यहां पर कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड कहां पे पास हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में वही फूड आएगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, जिसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, जो यूजफुल मटेरियल था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में चला जाएगा, और जो वेस्टेज है वो कहां पर आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेस्टेज के साथ साथ में वाटर भी होगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कहां पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो वेस्टेज होगा फूड का वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। देखो अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा स्मॉल से, एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, और इस वेस्टेज से, इस वेस्टेज के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो फूड कहां पे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट रेक्टम में ये डिपॉजिट होता है, और फिर जैसे रेक्टम फुल होगा तो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया एनस। क्या होता है, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाया एनस इज रेगुलेटेड बाय एनस स्फिंक्टर, इसकी ओपनिंग को हम लोग एनस स्फिंक्टर बोलते हैं। इसके थ्रू फूड जो वेस्टेज होगा फूड का वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा डाइजेशन। मतलब सर जो काम की चीजें थी वो हमारी बॉडी में आ गई, और जो वेस्टेज था वो एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया। देखो प्रोटीन किससे बना होगा, अमीनो एसिड। आपको इसमें क्या दिखा, सर प्रोटीन क्या, देखो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, अमीनो एसिड सिंपल है। मतलब प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, ग्लूकोज से। और फैट किससे बना है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, ठीक है। चलो ये हो गया। हम आगे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर 3 टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा हुआ है। एक हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनिवोरस क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये तो हमें पता है। हर्बीवोरस का मतलब क्या होगा, जो केवल और केवल प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। मतलब जैसे गोट हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, रैबिट हो गए, जो केवल और केवल प्लांट यूज करते हैं, ग्रास खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। देखो लॉन्गर हर्बीवोरस बोलेंगे, हमारे पास हो गया लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज व्हिच इज हार्ड टू डाइजेस्ट एंड रिक्वायर मोर टाइम टू ब्रेक डाउन एंड गेट्स एब्जॉर्ब, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, हर्बीवोरस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, यानी कि केवल वो ग्रास खाते हैं, बाकी दूसरा किसी एनिमल्स को, इंसेक्ट को नहीं खा रहे, वो केवल ग्रास खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। और आपको पता है कि अगर हम प्लांट्स को, या हम जो होता है कि हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम प्लांट्स पार्ट्स खा रहे हैं, तो प्लांट्स के सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए क्या होगा, जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया काऊ, रैबिट, गोट, ये सब हर्बीवोरस है, तो इनके बॉडी में जो इनका इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लार्ज साइज का होगा, क्योंकि इनको फूड डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर इंटेस्टाइन बड़ा होगा तो फूड इजी, मतलब बोलता कि फूड आराम आराम से पास होता रहेगा आगे की तरफ, और इंटेस्टाइन बड़ा होगा तो फूड उसी में रोटेट करेगा और
डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए हर्बीवोरस के अंदर क्या होगा, सीधा याद रखेंगे, हर्बीवोरस का मतलब जो केवल और केवल ग्रास यूज करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और इसको डाइजेस्ट करने के लिए इनको ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़े साइज के चाहिए होगा, क्योंकि इस फूड में सेलुलोज होता है। एग्जांपल में काऊ, रैबिट, गोट, बफेलो, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है सर, कार्निवोरस क्या होगा? देखो कार्निवोरस वो है जो हर्बीवोरस को खाते हैं, मतलब जैसे टाइगर हो गया, ह्यूमन है, किसको खा रहे हैं? काऊ, रैबिट, गोट, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, लायन, टाइगर, ह्यूमन, ये क्या है? जो हर्बीवोरस के लिए डिपेंड होते हैं, किस पे? प्लांट के ऊपर, सॉरी, हर्बीवोरस पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो कार्निवोरस जो बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन है, जो फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। और इनका स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप हर्बीवोरस से कंपेयर करोगे तो शॉर्ट होता है। आप यहाँ पर देखो बना हुआ, ये कार्निवोरस का इंटेस्टाइन है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, विजिबल नहीं था। ये कार्निवोरस का है, देखो छोटे साइज का है। क्यों ऐसा? क्योंकि कार्निवोरस यानी कि जो बोलते हैं ना कि एनिमल्स अगर कोई खा रहा है, कोई एनिमल्स दूसरे एनिमल को खा रहा है, तो मीट को, चिकन को, इसको डाइजेस्ट करने में टाइम कम लगता है, इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट है। बट अगर हम लोग हर्बीवोरस की बात करें, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, रैबिट्स हो गए, इनके अंदर बात करिए, क्या करते हैं? ये प्लांट्स को खाते हैं, लीफ खाते हैं, और इसके अंदर क्या होगा? सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए इनका कैसा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज साइज का होगा। एक और आता है ओमनीवोरस, क्या होगा? देखो, हर्बीवोरस का मतलब सर जो प्लांट्स खाएंगे, कार्निवोरस का मतलब जो हर्बीवोरस को खाएंगे, ठीक है, रैबिट हो गया, गोट हो गया, इसको खाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। सर ओमनीवोरस क्या है? जो दोनों को खा सकते हैं, दोनों यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने क्या बोला, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एज फूड। वो क्या करते हैं? जैसे ह्यूमन की बात कर ले, ह्यूमन को आप क्या बोलोगे? क्या प्लांट्स नहीं खाते? ह्यूमन वेजिटेबल्स भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, ठीक है ना, और दूसरे एनिमल को भी ह्यूमन खाता है, यानी कि ह्यूमन किसके अंदर आएगा? ओमनीवोरस के अंदर आएगा। जो केवल प्लांट खाएगा, हर्बीवोरस, जो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे वो कार्निवोरस, और जो दोनों को खा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड है। स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, ठीक है ना, HCl क्या आएगा? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और अभी हमने इसके काम की भी बात किया था कि HCl करता क्या? आप बोलोगे सर पहला तो जो हमारे फूड के साथ पैथोजन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उसको किल करेगा, और दूसरा इनएक्टिवेटेड एंजाइम को एक्टिवेट करता है। लीवर, बाइल जूस कहां से आएगा? लीवर से आएगा, और इसका काम क्या होता है? ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। पेप्सिन, प्रोटीन क्या करता है? पेप्सिन फूड के अंदर जो प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट करेगा, यानी कि फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो हमने ऊपर देखा वही सेम चीज है कि क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम, पेप्सिन किल बैक्टीरिया और जर्म। बाइल क्या करता है? एसिडिक मीडियम, एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक, एल्कलाइन एंड इमल्सिफाइड ऑफ फैट, क्या करता है? मतलब कि फूड के अंदर जो फैट्स होगा उसको डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन फैट्स, और उसको कन्वर्ट करता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर। पेप्सिन वही मिल्क, सॉरी, जो फूड प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। चलिए देखो, हमने पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कवर किया, ठीक है। आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपको अगर एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम के अलावा आपको कोई और भी दूसरा एग्जाम देना होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे 10th लेवल पर होते हैं, तो ऐसे अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम भी देना होगा तो हमने जो न्यूट्रिशन पढ़ा है आपको हर जगह पे काम आएगा, स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर, जिसमें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं। सर हम जिंदा रहते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाता है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी गैसेस है, बट हमारी बॉडी में ही ऑक्सीजन कैसे जाता है? और आज हमने जो न्यूट्रिशन पढ़ा है आज के लेक्चर में, इस न्यूट्रिशन से जो ग्लूकोज बॉडी में बनेगा, अभी ये ग्लूकोज बॉडी, ठीक है, अभी बॉडी इस ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। हमने जो न्यूट्रिशन पढ़ा है उसमें हमारी बॉडी को ग्लूकोज तो मिल तो रहा है, बट हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को यूज कैसे करेगी वो रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और वहां पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में।